129 आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। हकीम लोका की बात सुनने के बाद ध्रुव समझ गया था कि वो इसलिए उसके बारे में नहीं पता लगा पाए क्योंकि उसके पास विदुर का जादू था जो उसकी पहचान छुपाने में मदद कर रहा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि लोका ने गहराई में जाकर सच जानने की कोशिश नहीं की, नहीं तो ध्रुव जरूर पकड़ा जाता। फिर जैसे ही लोका ने देखा कि ध्रुव ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया तो उन्होंने ध्रुव से और कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हकीम लोका के बगल में बैठे तुरान ने ध्रुव की बात से हैरान होकर लोका से फुसफुसाते हुए कहा, 19 साल, सिर्फ 19 साल। हकीम लोका, ये लड़का तो हमारे स्टूडेंट से भी कम उम्र का है। इस पर लोका ने अपना सिर हिलाते हुए तुरान से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पहले इसे टेस्ट पास तो करने दो, फिर इसकी बड़ाई करना। वैसे तुम शायद भूल रहे हो कि 2 साल पहले जब ज़िया ने टेस्ट दिया था तब वो भी 19 साल की ही थी। वैसे तो हकीम लोका ध्रुव को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि कोई ब्लैक रॉक सिटी की हकीम एसोसिएशन का बैज महज 19 साल की उम्र में हासिल कर सकता था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था और इसलिए लोका को लगा था कि ध्रुव भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी तुरान ने लोका की स्टूडेंट ज़िया की कोशिश के बारे में याद किया, जिससे उनके चेहरे पर हंसी छूट पड़ी और उन्होंने लोका से कहा, याद है मुझे अच्छे से, उसे कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी स्टूडेंट ने उस दिन कितना हंगामा मचाया था और उसकी कड़ाई लगभग फूटने ही वाली थी। ये कहकर तुरान को भी याद आया कि 19 साल में हकीम का बैज हासिल करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इतने ताकतवर टीचर लोका की स्टूडेंट भी ये करने में नाकाम रही थी। और ये मुकाम हासिल करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि किसी भी इंसान को एक सच्चा हकीम बनने के लिए अंदरूनी शक्तियों पर काबू पाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस इंसान का एकलव्य रैंक हासिल करना। और एकलव्य बनने के बाद उस इंसान को एक गुरु से हकीम बनने की कला भी सीखनी पड़ती थी, जिसे सीखने में कम से कम 1 साल का वक्त तो लगता ही था। कुल मिलाकर अगर कोई 19 साल का योद्धा रैंक 1 का हकीम बनना चाहे तो सबसे पहले उसे 17 या 18 की उम्र तक एकलव्य बनना होगा, और इतनी कम उम्र में ये रैंक हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसलिए बहुत सालों के तजुर्बे के बावजूद तुरान के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था कि इस वक्त जो लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था वो टेस्ट पास कर सकता था। तभी हकीम लोका ने अपने स्टूडेंट की बेइज्जती होते देख हकीम तुरान से हंसते हुए कहा, और तो और सिर्फ ज़िया ही नहीं, निया भी इस टेस्ट में कड़ाई फोड़ते फोड़ते बची थी। ये मत समझना कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुमने उसे अकेले में टेस्ट देने दिया था। वही उन्हें बात करते हुए देख ध्रुव चुपचाप खड़े होकर अपना सिर हिलाने लगा। फिर जैसे ही वो कुछ कहने वाला था तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मास्टर, मैं देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। उसके इतना कहते ही हॉल में बैठे आधे से ज़्यादा लड़के पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखने लगे जो ध्रुव के पीछे से सुनाई दी थी। लेकिन सिर्फ वो लड़के नहीं, उस आवाज़ को सुनने के बाद ध्रुव भी धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगा कि आखिर ये किसकी आवाज़ थी। तभी ध्रुव ने देखा कि एक लड़की सिल्वर ड्रेस पहनकर उस बड़े से दरवाजे से भागती हुई अंदर आ रही थी। उस लड़की को देखते ही ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो लड़की आम लड़कियों से ज़्यादा लंबी थी और उसके बाल भी उसकी ड्रेस की तरह सिल्वर कलर के थे, और ये सिल्वर कलर के कमर तक आते बाल उसके हर कदम पर कभी इधर तो कभी उधर की तरफ लहराने लगते। उस लड़की को देखकर ध्रुव मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा, और साथ ही उसने देखा कि सिर्फ वही नहीं था जिसका ये हाल हो रहा था, बल्कि वहां मौजूद बाकी लड़के भी जैसे तैसे अपने दिलों को संभालते फिर रहे थे। उसके आने से हॉल में एक अलग शक्ति महसूस होने लगी जो ज़िया के होने पर महसूस नहीं हुई थी, और शायद यही वजह थी कि सारी लड़कियां निया से बहुत जलती थी। फिर एक पल उसे देखने के बाद ध्रुव ने अपनी नज़रें घुमाते हुए उस लड़की को आगे जाने का रास्ता दिया और वो लड़की उसे नज़रअंदाज कर सीधे तुरान के पास चली गई। जब निया ध्रुव के बगल से गुजर रही थी तो उसकी मीठी खुशबू महसूस कर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे ही वो लड़की हकीम तुरान के सामने पहुंची तो उसने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपने गुरु से कहा, माफ़ कीजिएगा मास्टर। वही अपनी चहेती स्टूडेंट को अपने सामने देखकर तुरान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो बहुत खुश दिख रहे थे। इसी खुशी के साथ उन्होंने निया को देखते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गई निया। बेचारे हकीम लोका तो बहुत बेचैन हो रहे थे तुम्हारे लिए। ये सुनकर निया ने तुरंत तुरान के बगल में बैठे हकीम लोका की तरफ देखते हुए कहा, देरी के लिए माफ़ी चाहूंगी मास्टर लोका। और उसे देखकर हकीम लोका भी मुस्कुराने लगे।
फिर उन्होंने एक नज़र अपनी स्टूडेंट ज़िया की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा है निया को तौर तरीके तो पता है, नहीं तो मेरी स्टूडेंट तो तारान कनकॉफ। खैर कोई बात नहीं, अब जो निया यहाँ आ ही गई है तो हम बिना देर किए टेस्ट शुरू करते हैं। अपने गुरु की बात से ज़िया का मुंह छोटा सा हो गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसे इस हाल में देखकर लोका ने उसे इशारा करते हुए कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, जिस पर ज़िया ने पूरी तरह भरोसा कर लिया। वही हकीम लोका की बात सुनकर निया भी मुस्कुराते हुए एक पत्थर की टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उस टेबल के बगल वाली टेबल फिलहाल खाली थी और उस खाली टेबल के बगल में ज़िया खड़ी हुई थी। फिर जैसे ही दोनों रैंक 4 के हकीमों की स्टूडेंट्स की नज़र एक दूसरे से भिड़ी तो दोनों की आंखों में एक चिंगारी सी निकली, जिससे ध्रुव को ये साफ समझ आ गया था कि दोनों के बीच फासले कुछ ज्यादा ही थे। तभी ज़िया ने सामने रखी कढ़ाई को छूते हुए धीमी आवाज में निया से कहा, प्लीज अपनी कढ़ाई का ध्यान रखना और उसे टूटने मत देना। और अगर तुम्हें अपनी कढ़ाई तोड़नी ही है तो मेरे टेस्ट के बाद तोड़ लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए ज़िया से कहा, मुझे लगता है अगर तुम्हें कोई डिस्टर्ब न भी करे तो भी तुम खुद को डिस्टर्ब करके टेस्ट में फेल हो जाओगी, इसलिए मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे तो निया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके अंदर सालों से जल रही बदले की आग के चलते वो ज़िया से हर चीज़ में जीतना चाहती थी। तभी दोनों के बीच की लड़ाई को महसूस करते हुए तुरान ने अपना सिर हिलाते हुए दोनों से कहा, अच्छा ठीक है, अब ज़रा टेस्ट पर भी ध्यान दो। हकीम तुरान की आवाज़ सुनकर दोनों लड़कियां ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। इतने में तुरान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम वहां जाकर खड़े क्यों नहीं हो जाते? वैसे मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम क्या कमाल करते हो। और हाँ, अगर तुम इस टेस्ट में फेल भी हो गए तो भी अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। उनकी बातें सुनकर ध्रुव को समझ आ गया था कि हकीम तुरान को उससे कोई उम्मीद नहीं थी और वो ये पहले ही मान चुके थे कि ध्रुव इस टेस्ट में फेल होने वाला था। लेकिन अब एक तो ध्रुव को लोगों को गलत साबित करने की आदत हो चुकी थी, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो सीधे उस खाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया जो दोनों लड़कियों के बीच में थी। वहां पहुंचकर ध्रुव ने दोनों लड़कियों की तरफ एक नज़र देखा और उसे पता चल गया कि अगर दोनों को मुकाबला करने को कह दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को शायद नोच नोच कर मार देंगी। इस बारे में सोचकर ध्रुव को हल्की हंसी आ गई और उसकी हंसी से दोनों लड़कियों का ध्यान एक दूसरे से हटकर ध्रुव पर चला गया। तभी उसे देखकर दोनों लड़कियां समझ गई कि ध्रुव बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं था, लेकिन उतना बुरा भी नहीं दिखता था। इसलिए दोनों ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर अपनी नज़रें ध्रुव पर से अलग करते हुए वो अपने सामने रखी चीज़ों को बारी बारी चेक करने लगी। इस पर ध्रुव ने बाकी स्टूडेंट्स को देखा कि वो उसकी मौजूदा जगह से कितने जल रहे थे और अपने दोनों तरफ खूबसूरती महसूस करते हुए ध्रुव भी उस पत्थर की बनी टेबल पर रखा सारा सामान चेक करने लगा। वैसे तो एक रैंक 1 का हकीम बनने के लिए किसी को भी एक सही दवा बनानी होती थी, और टेस्ट देने वाले कौन सी दवा बनाएंगे ये फैसला हकीम एसोसिएशन का होता था। तभी ध्रुव ने टेबल पर रखे एक कागज को हाथ में उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। उस कागज में दवा का एक नुस्खा लिखा हुआ था जिससे इंस्टेंट शक्ति की गोली बनाई जा सकती थी। इस गोली को खाने से इसे खाने वाला कुछ देर के लिए और ज्यादा ताकतवर हो जाता था। रैंक 1 की गोलियों में इसे बहुत खास नहीं माना जाता था, लेकिन इसे पहली बार बनाने वाले के लिए इसे बनाना बहुत मुश्किल काम था। उस कागज को हाथ में पकड़े हुए ध्रुव ने चुपके से अपनी नज़रें अपने बगल में खड़ी लड़कियों की तरफ की और उसने लड़कियों को मिले कागज में झांक कर देखा कि सभी को अलग अलग दवा बनाने के नुस्खे दिए गए थे। लेकिन इसके पहले कि ध्रुव उनके नुस्खे अच्छे से पढ़ पाता, उसने देखा कि अपना अपना नुस्खा पढ़ने के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट दिखने लगी थी, जैसे उनके लिए वो दवा बनाना चुटकियों का खेल था। ये देखकर ध्रुव ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों बूढ़ों ने मुझे जानबूझकर ज्यादा मुश्किल नुस्खा दिया। ये कहकर उसने एक बार फिर लड़कियों के नुस्खों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन इस बार उसने अच्छी तरह वो नुस्खे पढ़े और फिर उनकी टेबल पर फैले पौधे और जड़ी बूटियां देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल विदुर के साथ इतने वक्त से रहने का ये नतीजा था कि ध्रुव अब सामान देखकर समझ जाता था कि उससे बनाई गई दवा से क्या फायदा होगा। और तभी ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, जख्म भरने वाली गोली और चोट ठीक करने वाली गोली, ये तो बहुत गलत हुआ। इसका मतलब मुझे ही सबसे ज्यादा मुश्किल नुस्खा दिया गया है।
मेरा शक बिल्कुल सही था कि ये दो बूढ़े अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब क्या करे ध्रुव? ध्रुव बिल्कुल ठीक सोच रहा था। ज़ेया और नेहा के नुस्खों के मुकाबले उसे सबसे कठिन नुस्खा मिला था। लेकिन ध्रुव ये भी जानता था कि वो कुर्सी पर बैठे बूढ़े लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता और इसलिए उसने अपनी टेबल पर रखे सामान को एक बार फिर गौर से देखना शुरू किया। इतने में ध्रुव को तुरान की आवाज़ सुनाई दी। मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के सामने 3-3 जोड़ी दवा बनाने का सामान रखा हुआ है। इस टेस्ट को पास करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि सारे सामान का इस्तेमाल कर आपको एक असरदार गोली बनानी है। और जो ऐसा करने में नाकाम होगा वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इसलिए अगर तुम लोगों ने सारा सामान अच्छे से चेक कर लिया हो तो ये टेस्ट अब शुरू होता है। टेस्ट शुरू होने की बात सुनकर ध्रुव ने टेबल पर देखा कि कुछ हरे रंग की बोतलें भी रखी हुई थी। उसे देखकर वो समझ गया कि ये बोतलें टेस्ट में बनाई दवाओं को रखने के लिए थी। फिर जैसे ही ध्रुव ने सारे सामान को अच्छे से देख लिया तो फिर उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत किया। ध्रुव जानता था कि वैसे तो ये नुस्खा उसके लिए नया था, लेकिन वो इससे बहुत ताकतवर और मुश्किल गोलियां भी बना चुका था और इसलिए ध्रुव के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। और तभी उसे याद आया कि उसके पास तो पर्पल रोशनी भी थी, जिससे वो आम रोशनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा असरदार गोली बना सकता था। वही कुर्सी पर बैठे हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन हकीम तुरान ने जैसे ही देखा कि सभी ने दवा बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने हाथ से एक तेज हवा का झोंका छोड़ा, जो टेबल्स के सामने से गुजरते हुए सीधे जाकर एक बड़े से घंटे पर लगा और वो घंटा तुरंत बजने लगा। उसके बजते ही हकीम लोका ने अपने सामने रखी घड़ी पर ध्यान दिया और फिर अपनी नज़रें घुमाते हुए वो अपनी स्टूडेंट को देखने लगे। घड़ी के शुरू होते ही ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने तुरंत अपने हाथ अपनी अपनी कढ़ाइयों पर लगा दिए और सभी अपनी शक्तियों से आग सुलगाने की कोशिश करने लगे। ऐसा करते ही सभी के शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी और एक झटके में सभी की कड़ाई जलने लगी। तभी अचानक सभी लोगों के आसपास एक शक्ति का पर्दा बनने लगा। इस पर्दे के आर पार देखा जा सकता था और ये टेस्ट देने वालों के लिए बनाया गया था ताकि वो अपना पूरा ध्यान दवा बनाने में लगा सके। उसके बाद उस बड़े से हॉल में होती बातें टेस्ट देने वालों के कानों में नहीं पड़ रही थी और इसलिए वो सभी अपनी रफ्तार बढ़ाकर दवा बनाते गए। वही बाहर बैठे लोग टेस्ट देने वालों के दवा बनाने के तरीकों को देखकर खुश हो रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन लोगों की बातों से दूर ध्रुव अपनी टेबल के सामने चुपचाप खड़े होकर अपने आसपास के लोगों को देख रहा था। उसने सबसे पहले देखा कि उसके बगल में खड़ी लड़कियों की आग का रंग बाकियों की आग के रंग से थोड़ा ज्यादा गहरा था और बाकी लोग अपनी हल्की पीली रंग की आग जलाकर खुशी खुशी दवा बना रहे थे। उनकी आग के रंग को देखकर ध्रुव समझ गया कि ये जरूर एकलव्य रैंक के योद्धा थे जिनके पास 4 सितारों से कम थे। इस वक्त उस बड़े से हॉल में बहुत से होनहार स्टूडेंट्स अपनी अपनी दवा बनाने में लगे हुए थे, लेकिन ध्रुव तो बस लोगों को देखे जा रहा था। वो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या था। उसे ऐसी हालत में देखकर सभी की नज़रें उस पर पड़ने लगी और तभी ध्रुव को देखकर हकीम तुरान ने हल्के गुस्से के साथ कहा, ये लड़का क्या कर रहा है? इस पर हकीम लोका ने भी तुरान को जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। इसे आग जलाते तो आती है न, या फिर ये हमें धोखा दे रहा है। 130 इस लड़के पास कोई लेटर नहीं है चेयरमैन। हॉल में बैठे सभी लोग ध्रुव को देखकर हैरान हो गए थे और जो सबसे ज्यादा हैरान था तो वो थे हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन हकीम तुरान और उनके बगल में बैठे रैंक 4 के हकीम लोका। तुरान की बात पर लोका ने भी हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर दोनों के दिमाग में एक ही सवाल आया कि इस लड़के को आग जलाते आती भी है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो ये एसोसिएशन के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि उन्होंने किसी भी राह चलते को हकीम का टेस्ट देने का मौका दे दिया। ये सोचकर तुरान अचानक से खांसने लगे और उन्होंने तुरंत एक नौकर को अपने पास बुलाकर उससे धीमी आवाज में कहा, इस लड़के का गुरु कौन है? जरा इसके गुरु का दिया हुआ लेटर लाना। इस पर उस नौकर ने हकीम तुरान को बताते हुए कहा, इसके पास कोई लेटर नहीं है चेयरमैन, लेकिन हाँ, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इसके गुरु का नाम विदुर लिखा हुआ है। वो नौकर हाथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ था, जिसे चेक करने के बाद हकीम तुरान ने हैरान होते हुए कहा, विदुर? विदुर कौन है? ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत अपने बगल में बैठे लोका की तरफ देखते हुए उनसे सवाल किया, क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है हकीम लोका? इस पर हकीम लोका भी सोच में पड़ गए
और बहुत सालों की याद को खंगालते हुए उन्होंने तुरान से कहा, ओ हान साम्राज्य के हकीमों से मिलते मिलते मुझे बरसों बीत गए, लेकिन आज तक मैंने किसी विदुर हकीम का नाम नहीं सुना। हकीम लोका को सोच में पड़े देख हकीम तुरान ने चेहरे पर हल्के गुस्से के साथ कहा, फिर तो मैं समझ गया। टेस्ट खत्म होने तक इंतजार करते हैं, फिर इस लड़के से बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़का धोखेबाज है और इसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। तुरान का ये मानना था कि कोई भी मामूली आदमी एसोसिएशन के अंदर नहीं घुस सकता था, क्योंकि वो जगह सिर्फ हकीमों के लिए थी, और एक मामूली लड़के के अंदर आकर टेस्ट देने से तुरान के ईगो को बहुत ठेस पहुंची थी और उन्हें डर था कि अगर ये खबर हर जगह फैल गई तो बाकी शहरों के हकीम एसोसिएशन, ब्लैक रॉक सिटी के हकीम एसोसिएशन और उसके चेयरमैन का मजाक बनाकर रख देंगे। शक्तियों के पर्दे के बाहर मौजूद लोग ध्रुव को देखकर काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ध्रुव कोई भद्दा मजाक कर रहा था। तभी पर्दे के अंदर ध्रुव के बगल में खड़ी निया और ज़या भी झांककर ध्रुव को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि इस लड़के को मजाक करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या। वही इस वक्त ध्रुव अपनी सोच में डूबा हुआ था और उसे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिलहाल उसे ही देख रहे थे। फिर अचानक उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से आंखें खोलकर उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, ये सिर्फ एक अजीबोगरीब रोशनी है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल भी गया तो वो तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे। इतना कहकर उसने तुरंत अपना हाथ आगे लाकर कढ़ाई पर रखा और फिर ध्यान लगाते हुए उसने शक्तियों को अपने हाथों से बाहर निकालना शुरू किया। तभी अचानक ध्रुव की शक्तियों के बवंडर से निकलती रोशनी ध्रुव की रगों से होते हुए उसके हाथ से निकलकर सीधे कढ़ाई में पहुंच गई, जिससे एक तेज आवाज सुनाई दी और उसके ठीक बाद कढ़ाई में एक पर्पल कलर की आग धधकते हुए जलने लगी। वही शक्ति के उस पर्दे के बाहर हकीम तुरान इस वक्त हाथ में चाय का प्याला लिए हुए थे और उन्होंने उसमें से एक घूंट पीते हुए जैसे ही ध्रुव की तरफ नजरें घुमाई तो उन्हें उसके सामने रखी कढ़ाई में एक पर्पल आग जलती दिखी और अचानक उनके मुंह से चाय का फव्वारा निकल गया। इसके साथ ही तुरान की आंखें बड़ी हो गई और सामने खड़े नौकर ने देखा कि चाय की छींटों से तुरान के पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस वक्त ध्रुव की कढ़ाई में जलती आग को देखने के बाद पूरी तरह से घबरा गए और हड़बड़ाते हुए हकीम तुरान ने कहा, पर्पल कलर की आग, कहीं इस लड़के के पास दिव्य रोशनी तो नहीं है। हकीम तुरान के मुंह से ये बात सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग अचानक से बिल्कुल चुप हो गए और उस हॉल में अभी तक जो हलचल मच रही थी वो एक अजीब सन्नाटे में बदल गई और सभी की नजरें शक्ति पर्दे के अंदर खड़े ध्रुव पर चली गई। तभी अचानक हॉल में बैठे एक हकीम ने हैरान होते हुए कहा, इस लड़के ने तो पर्पल आग जलाई है। क्या इसका मतलब इस लड़के के पास दिव्य रोशनी है? मैं नहीं मानता। अरे ये कैसे हो सकता है? और इस वक्त यही ख्याल हॉल में बैठे बाकी सभी हकीमों के दिमाग में भी गूंज रहा था। सभी अपने सामने जलती पर्पल आग को देख रहे थे और क्योंकि उनके ठीक सामने शक्तियों का एक पर्दा था, इसलिए वो ज्यादा अच्छी तरह से उस आग को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन सभी इतना तो समझ गए थे कि इस लड़के के पास कोई मामूली रोशनी तो नहीं थी जो शक्तियों से बनाई गई हो, क्योंकि कढ़ाई में जलती आग का रंग ऐसा था जो बाकियों ने कभी नहीं देखा था। तभी बाकी हकीमों से थोड़ी दूर बैठे तुरान और लोका भी एक दूसरे को देखकर ये पता लगाना चाह रहे थे कि क्या वो आग दिव्य रोशनी से जलाई गई थी। उसके बाद हकीम लोका अपनी जगह से खड़े हो गए और तुरंत चलकर कुछ कदम आगे आने लगे। फिर आगे आकर उन्होंने उस पर्पल आग को ध्यान से देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से ये दिव्य रोशनी तो नहीं है, क्योंकि इस लड़के की ताकत से तो नहीं लगता कि ये दिव्य रोशनी की ताकत को झेल पाएगा, और वो भी इतनी आसानी से। और तभी हकीम तुरान ने भी ध्रुव को ध्यान से देखा कि वो अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से आग को अच्छी तरह काबू कर पा रहा था, जो कि वो दिव्य रोशनी से लगी आग में शायद नहीं कर पाता। ये जानकर भी तुरान इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाह रहे थे कि आखिर ध्रुव की जलाई आग पर्पल कलर की कैसे थी। तभी उसने अपनी दाढ़ी में से चाय पोंछते हुए कहा, मैं मान सकता हूँ कि ये शायद दिव्य रोशनी की वजह से नहीं है, लेकिन फिर इस पर्पल आग की आखिर और क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो हकीम लोका के पास भी नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद सारे हकीम यही जानते थे कि पर्पल आग सिर्फ दिव्य रोशनी से ही निकाली जा सकती थी। और यही सोचकर परेशान होते हकीम तुरान ने हकीम लोका की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है लोका। अब मैं समझा ये इतनी कम उम्र में भी हकीम बनने का टेस्ट कैसे देने आ गया। इसके पीछे जरूर कोई बहुत ताकतवर आदमी है। जरा इसकी पर्पल आग को तो देखो, कितनी खतरनाक लग रही है ये। इसकी रोशनी को आसानी से काबू करने का मतलब ये लड़का कम से कम 5 सितारों वाला एकलव्य है।
बाप रे बाप, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा ताकत। ये कहकर वो गहरी सांस लेने लगे और अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत करने लगे। तभी हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए तुरान से कहा, मुझे लग ही रहा था कि इस लड़के में कुछ खास बात तो जरूर है। इसे पहली बार देखते ही मैं ये समझ गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी असली ताकत इतनी अच्छी तरह से छिपाएगा। तुरान, सच कहूँ तो अब तो मुझे इसके गुरु से मिलने की इच्छा हो रही है। इसके मुकाबले तो हमारे स्टूडेंट सेया और निया भी बहुत कमज़ोर है। ज़रा सोचो, ऐसे ताकतवर स्टूडेंट के गुरु कितने ताकतवर होंगे। इस पर हकीम तुरान ने अपना सिर हिलाकर हकीम लोका से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे सच कहूँ तो मुझे अब निया और ज़ेया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। ये दोनों आपस में लड़ती रही ताकतवर बनने के लिए, और आज दोनों के बीच जो मुकाबला होना था उस पर इस ताकतवर लड़के ने आकर पानी फेर दिया। वैसे ये अच्छा ही है, क्योंकि अब शायद दोनों को अकल आ जाए कि हमेशा कोई न कोई तुमसे ज़्यादा काबिल और ताकतवर होता है, और अगर वो तुम्हें अब तक मिला नहीं है तो शायद तुम उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। ये सोचकर तुरान के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत नौकर को एक बार फिर अपने पास बुलाकर उससे फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा करो, ओहान साम्राज्य के हर बड़े शहर की हर बड़ी एसोसिएशन को ये मैसेज पहुंचा दो कि हम एक ताकतवर हकीम को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम विदुर है। मुझे नहीं लगता कि इतना ताकतवर स्टूडेंट तैयार करने वाला ताकतवर गुरु इतना अनजान होगा कि कोई उसे ढूंढ ही न पाए। इस पर वो नौकर अपना सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। वही तुरान के बगल में बैठे लोका तुरान की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी नजरें शक्ति पर्दे के अंदर आग को काबू करते ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, वैसे तुरान, ये बात तुम भी जानते हो कि सिर्फ पर्पल आग होने से दवा अपने आप नहीं बन जाएगी। उसकी अंदरूनी शक्ति कैसी है, कितनी तादाद में दवा का सामान इस्तेमाल करना है, ये सब बातें भी दवा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल में हमें इसे कुछ देर और देखना चाहिए। ये सुनकर तुरान ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि रैंक 4 का हकीम होने की वजह से वो ये बात पहले से ही जानते थे। इसलिए उन्होंने आगे कुछ न कहकर चुपचाप ध्रुव को दवा बनाते देखना सही समझा। जब वो लोग चुप रहे तो हॉल में मौजूद बाकी हकीम भी चुपचाप बैठकर ध्रुव को देखते रहे। बहुत से हकीम इस वक्त ये जानना चाह रहे थे कि जो लड़का दिव्य रोशनी जैसी दिखने वाली रोशनी को काबू कर पा रहा था, क्या वो दवा भी उतनी ही अच्छी तरह से बना पाएगा। वही शक्ति के पर्दे के अंदर ध्रुव इन बातों से अनजान था, क्योंकि इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ दवा बनाने पर था। फिर उसने टेबल पर रखा सामान उठाना शुरू किया और फिर बारी बारी ध्रुव ने जड़ी बूटियों को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। उसके ऐसा करते ही कढ़ाई के अंदर शांति से जल रही आग ने ध्रुव की बात मानते हुए सारी जड़ी बूटियों को मिलाना शुरू कर दिया। ध्रुव ये सब अपनी अंदरूनी शक्ति की वजह से कर पा रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही इंस्टेंट शक्ति की गोली बनाने में कामयाब होगा। और देखते ही देखते ध्रुव ने आखिरकार वो गोली बना ही ली, लेकिन अब बारी थी उस पर काम करके उसे असरदार बनाने की। ध्रुव जब अपनी पर्पल रोशनी से निकली आग को काबू कर रहा था तो उसकी आग बाकियों की आग से बहुत अलग दिख रही थी। इसी वजह से उसके बगल में खड़ी निया और ज़ेया का ध्यान भी ध्रुव की आग की तरफ चला गया। तभी दोनों की खूबसूरत आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और अचानक एक फूस की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि वो जिस दवा को अपनी कढ़ाई में बना रहे थे वो दवा दोनों का ध्यान भटकने की वजह से जल गई थी। लेकिन ज़ेया और निया तो कढ़ाई में पड़ी राख की परवाह किए बिना अपने मुंह खोलकर ध्रुव की आग को देखे जा रहे थे कि कितनी आसानी से ध्रुव उस आग को एक पल में बहुगर्म कर देता तो अगले ही पल बहुत ठंडा। वैसे तो वो दोनों नहीं जानती थी कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ध्रुव पर्पल आग जला पा रहा था, लेकिन वो उस आग को देखकर आसानी से समझ गए थे कि वो आग उनकी पीले रंग की आग से तो ज़्यादा खतरनाक थी और इसलिए उसे काबू करना और ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जिस तरह ध्रुव इस वक्त उस आग को काबू कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लगा कि वो इस आग का बहुत वक्त से इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जितनी आसानी से वो इस आग को काबू कर रहा था वो देखकर ज़ेया और निया दोनों हैरत में पड़ गए और अंदर ही अंदर उनका अपनी शक्तियों पर गुरूर भी कम होने लगा। फिर जैसे ही उन्होंने ध्रुव की कढ़ाई से अपनी नज़र हटे तो उन्हें दिखा कि ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त परेशानी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी परछाई ध्रुव के चेहरे पर दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। इस वक्त उसे दवा बनाते देख दोनों लड़कियां समझ गई कि ध्रुव कोई नौसिखिया नहीं था बल्कि एक काफ़ी तजुर्बेदार हकीम था। ये तजुर्बा उन्हें सिर्फ अपने गुरुओं में दिखता था जब वो दवा बनाते थे, लेकिन इस वक्त एक जवान लड़के ने दोनों लड़कियों को अपने बूढ़े गुरुओं की याद दिला दी थी।
तभी ध्रुव को देखकर दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे समझ आ रहा था कि वो दोनों ध्रुव के सामने अपनी हार कबूल कर चुके थे। तभी निया ने अपने बालों को माथे पर से अलग करते हुए वापस अपनी कढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ ज़या ने ध्रुव की तरफ देखकर खुद से धीमी आवाज में कहा, इस लड़के ने कितनी अच्छी तरह से अपनी असली शक्तियां छुपा कर रखी, मुझे तो लगा था ये कोई अवय होगा, लेकिन ये तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। ये कहकर ज़या को याद आया कि जब उसने ध्रुव को सुबह एसोसिएशन के दरवाजे पर देखा था, तब वो उसे आंख नीचे करके देख रही थी और फिलहाल उसकी नज़रों में ध्रुव के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत दिखाई दे रही थी। यही सोचकर ज़या अपना सिर हिलाकर मुस्कुराने लगी और फिर उसने भी अपना ध्यान वापस जड़ी बूटियों की तरफ करके उन्हें अपनी कढ़ाई में फेंक दिया और फिर से दवा बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार दोनों की रफ्तार करीब करीब दोगुनी हो गई। इन बातों से दूर ध्रुव ये बिल्कुल नहीं जानता था कि एक पल पहले उसके बगल में खड़ी दोनों लड़कियां उसे ही देख रही थी। ध्रुव तो बेचारा अपना पूरा ध्यान अपनी कढ़ाई में लगाया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर गलती से भी उसकी नज़र हटी तो उसकी कढ़ाई में ज़रूर कोई दुर्घटना घट जाएगी। और फिर देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और लगातार कोशिशों के बाद ध्रुव ने आखिरकार अपनी दवा बना ही ली। फिर ध्रुव ने थोड़ा पास आकर अपनी दवा को चमकते हुए देखा और वो चमक देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये दवा वैसी ही बनी थी जैसी कि वो बनाना चाह रहा था। उसके बाद ध्रुव ने अपने हाथ से निकलती पर्पल आग को वापस अपने अंदर लिया और फिर कढ़ाई की तरफ वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल कर उसने दवा सीधे कढ़ाई के बाहर निकालकर अपने हाथों में पकड़ ली। एक बार जब वो दवा ध्रुव के हाथों में आ गई तो उसने पास ही रखी हरे रंग की बोतल को उठाकर उसका ढक्कन खोला और फिर उसके अंदर उस पीले रंग की गोली को रखकर उसने वापस बोतल का ढक्कन लगा दिया। और तभी ध्रुव ने खुश होते हुए उस बोतल को टेबल पर रखा और फिर जैसे ही अपना सिर ऊपर किया तो उसे दिखा कि उसके आसपास जो शक्ति का पर्दा था वो पूरी तरह से गायब हो गया था और इस वक्त हॉल में बैठे सभी लोग घूर घूर कर उसे ही देखे जा रहे थे। ये देखते ही ध्रुव ने तुरंत अपने अगल बगल में खड़ी लड़कियों को देखा कि वो भी इस वक्त उसे ही देख रही थी। इस पर ध्रुव अचानक घबराने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए खुद से कहा, अरे नहीं, कहीं मैंने दवा बनाने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा दिया। सही तरीके से असरदार दवा बनाने के बावजूद ध्रुव वक्त का ध्यान रखना भूल ही गया था। किसी ने सही ही कि वक्त पानी की तरह बहता है और इसीलिए अब न जाने ध्रुव का क्या होगा। क्या उसे ब्लैक रॉक सिटी की हकीम एसोसिएशन का बैज मिल पाएगा? क्या ध्रुव सबके सामने वोडवा बनाने में कामयाब हो पाएगा? 131 रैंक 2 का हकीम टेस्ट बहुत मुश्किल है। ध्रुव बहुत परेशान दिख रहा था और उसकी परेशानी देखकर निया अपना सिर हिलाकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपनी मीठी आवाज में ध्रुव को बताया, टेस्ट कुछ मिनट पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन मास्टर ने देखा कि तुम वक्त पर दवा नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ये सुनने के बाद ध्रुव आंखें नीचे करके सोचने लगा कि काश वो कुछ मिनट पहले दवा बना लेता तो उसे ये मंजर तो न देखना पड़ता। लेकिन तभी निया ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, रिलैक्स, तुम टेस्ट में फेल नहीं हुए हो और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो खुद ही मास्टर तुरान से पूछ लो। ये सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी नज़रें हकीम तुरान और हकीम लोका की तरफ की, जो इस वक्त मुस्कुराते हुए उसके ही पास चलकर आ रहे थे। फिर धीरे धीरे टेबल्स के सामने से चलकर वो दोनों ध्रुव के पास पहुंचे और तभी हकीम तुरान ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, काफ़ी अच्छे से चीज़ें छुपा लेते हो तुम। इस पर ध्रुव ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद तुरान ज़या की बनाई दवा चेक करने लगे और हकीम लोका निया की बनाई दवा को देखने लगे। दोनों बूढ़े हकीमों ने बड़े ध्यान से गोली का रंग और उसकी चमक जैसी चीज़ें चेक की और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गोलियां ठीक ही लग रही हैं। वैसे देखा जाए तो इनकी ताकत में थोड़ी कमी है, लेकिन ये गोलियां पास होने के लायक तो हैं ही। नतीजा सुनकर निया और ज़या ने एक राहत की सांस ली और फिर उन्होंने देखा कि हकीम तुरान और हकीम लोका ध्रुव की बनाई दवा चेक किए बिना बाकी सभी लोगों की बनाई गोलियां देखने लगे। टेस्ट दे रहे बाकी के 6 लोगों में सिर्फ 2 ही पास हुए और बाकी बचे 4 अपना सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी उन्हें इस हाल में देखकर हकीम तुरान ने मुस्कुराते हुए सभी का हौसला बढ़ाया, तुम लोगों को अपना सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल सही। तुम लोग तो अभी जवान हो और तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। ये कहकर हकीम तुरान ने एक नज़र हकीम लोका को देखा और फिर दोनों चलकर वापस ध्रुव के पास आने लगे। दोनों रैंक 4 के हकीमों को देखते हुए इस वक्त पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। सभी जानना चाहते थे कि ध्रुव का नतीजा क्या होने वाला था।
वहीं उसके बगल में खड़ी दोनों लड़कियां निया और ज़ेया भी जानने को बेताब होने लगे कि ध्रुव की पर्पल आग की बनाई गोली आखिर पास हुई या फेल। इतने में तुरान चलकर ध्रुव की टेबल के पास आए और उन्होंने उसे दिए गए नुस्खे को जानने के लिए टेबल पर से नुस्खे वाला कागज उठाया और उसे पढ़ने लगे। लेकिन उसे पढ़ते ही तुरान की झुर्रियों वाली आंखें अचानक बड़ी हो गई और उन्होंने चौंकते हुए कहा, इंस्टेंट शक्ति की गोली। तुरान के मुंह से ये सुनकर हकीम लोका भी दंग रह गए। फिर जैसे उन्हें कुछ समझ आया और उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ध्रुव से तुरान से कहा, तभी मैं सोचूं इस लड़के को ज्यादा वक्त क्यों लग गया। इसे इतना कठिन नुस्खा जो मिला था। लेकिन सिर्फ लोका ही नहीं बल्कि निया और ज़ेया भी दवा का नाम सुनकर दिल छोटा करने लगे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस दवा को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल था और उसके मुकाबले उन दोनों की दवाएं तो बहुत आसान थी। तभी तुरान ने वो कागज वापस टेबल पर रखकर पास ही रखी हरे रंग की बोतल को खोलना शुरू किया जिसमें ध्रुव की बनाई गोली रखी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोलकर उस बोतल को टेढ़ा किया तो उसमें रखी पीले रंग की गोली लुढ़ककर सीधे तुरान के हाथों में आ गई। उस पीले रंग की चमकती गोली को देखकर तुरान ने ध्रुव को देखते हुए कहा, हकीम लोका बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो जरूर है लड़के। तुम इंस्टेंट शक्ति की गोली बनाने में कामयाब हुए हो जिसे बनाने में कुछ रैंक 2 के हकीमों को तक थोड़ी मुश्किल होती है। इतना कहकर हकीम तुरान दोबारा ध्रुव की बनाई गोली को देखने लगे, लेकिन इस बार और ज्यादा ध्यान से। और तभी उन्हें दिखा कि गोली के किनारों पर गहरे हरे रंग की दरारें आ रखी थी, जिससे वो पीली गोली थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे देखते ही हकीम तुरान ने सीधे हकीम लोका की तरफ देखा और वो भी पास आकर ध्रुव की बनाई गोली को गौर से देखने लगे। गोली पर बनी हरी दरारें देखने के बाद जैसे दोनों हकीमों के होश उड़ गए और तभी हकीम तुरान ने खुद को संभालते हुए कहा, इस गोली में तो दरारें भी है। जो गोली की दरारों का मतलब नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दवा बनाते वक्त ये दरारें तभी आती है जब गोली का रंग और उसकी चमक परफेक्ट हो। इसका मतलब ध्रुव ने टेस्ट पास कर लिया है। इतना कहकर हकीम तुरान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, बधाई हो ध्रुव, तुमने रैंक 1 के हकीम का टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद तुरान ने वो गोली वापस हरे रंग की बोतल के अंदर डालकर बोतल का ढक्कन लगा दिया और वो ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगे। वही तुरान की बात सुनने के बाद हॉल में मौजूद सभी लोग, जिसमें निया और ज़ेया भी शामिल थे, ध्रुव को हैरानी और जलन के साथ देखने लगे। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर टेस्ट पास करने की खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखते हुए हकीम तुरान ने उससे सवाल किया, क्या बात है ध्रुव, क्या तुम अपने नतीजे से खुश नहीं हो। इस पर पहले तो ध्रुव चुप रहा, फिर अचानक उसने अपनी झिझक दूर करते हुए हकीम तुरान से कहा, मैं नतीजे से खुश हूँ हकीम तुरान, लेकिन क्या मैं रैंक 2 का टेस्ट भी अभी ही दे सकता हूँ। और ध्रुव के इतना कहते ही दोनों बूढ़े हकीमों के चेहरे से मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई और दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी ध्रुव के बगल में खड़ी ज़ेया और निया ने भी हैरान होते हुए कहा, रैंक 2 का टेस्ट भी अभी देना चाहता है। इस वक्त एक बार फिर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान होते हुए ध्रुव को देखने लगे। देखा जाए तो ध्रुव को रैंक 1 का टेस्ट पास करते देख सभी लोग हैरान तो हुए थे, लेकिन उसके दूसरे सवाल के बाद तो सभी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस वक्त उनकी आंखों में सामने आखिर हो क्या रहा था। देखा जाए तो एक 19 साल का लड़का जब रैंक 1 का हकीम बन जाए तो उसे वुहान साम्राज्य में बहुत खास माना जाता था, लेकिन कोई 19 साल का लड़का रैंक 2 का हकीम बन जाए, ये तो किसी ने भी अब तक नहीं सुना था और न ही किसी ने ऐसा कुछ कभी देखा था। लोगों को तो ये नामुमकिन लगता था, लेकिन ध्रुव के इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वुहान साम्राज्य के सभी लोग जानते थे कि गोलियों का राजा कहे जाने वाला हकीम शांडिल भी इस उम्र में सिर्फ रैंक 1 का ही हकीम था। इसलिए अगर गलती से भी ध्रुव ने रैंक 2 के हकीम का टेस्ट भी पास कर लिया तो ये कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि एक दिन आगे जाकर ध्रुव शांडिल से भी बड़ा हकीम बनेगा। इतने में हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे से धीमी आवाज में बात करने लगे और आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, हे भगवान, लगता है आज हम ब्लैक रॉक सिटी की हकीम एसोसिएशन में एक अजूबा देखने वाले हैं। इतने में ज़ेया ने देखा कि सभी के चेहरे देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा था और इसलिए उसने ध्रुव पर हल्के गुस्से के साथ कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें रैंक 2 के टेस्ट को कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन रैंक 2 के हकीम का टेस्ट पास करने के लिए न सिर्फ तुम्हें रैंक 2 की गोली बनानी पड़ेगी, बल्कि तुम्हें दक्ष रैंक का भी होना पड़ेगा। अब बताओ मुझे, क्या तुम हो दक्ष रैंक के?
इतना कहकर वो देखने लगी कि ध्रुव की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। लेकिन तभी ध्रुव ने जया के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उससे कहा, दक्ष रैंक। वैसे सच कहूँ तो मैं तो सिर्फ कोशिश करना चाहता हूँ। मैं टेस्ट में पास होता हूँ या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर हकीम तुरान और लोका ने तुरंत ध्रुव से सवाल किया, क्या तुम सच में एक और टेस्ट देना चाहते हो? और वो भी रैंक 2 का? लेकिन उससे पूछे गए हर सवाल के बाद ध्रुव का खुद पर भरोसा और ज्यादा बढ़ता गया और उसने मुस्कुराते हुए तुरान से कहा, मेरे रैंक 2 का टेस्ट देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न सर? उसे इस तरह से मुस्कुराते देख हकीम लोका ने ध्रुव से सवाल किया, कितना भरोसा है लड़के तुम्हें खुद पर? इस वक्त हकीम लोका किसी तरह का मजाक नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर उनके सामने खड़ा जवान लड़का रैंक 2 के हकीम का टेस्ट पास कर जाता है तो आगे जाकर ये जरूर ओहान साम्राज्य का सबसे बड़ा हकीम बनेगा और ओहान साम्राज्य के सारे हकीमों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर होने वाली थी जिससे हर तरफ हंगामा मच जाता। लेकिन लोका के सवाल पर ध्रुव ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओह, लगभग 50%। कोट सच तो ये था कि ध्रुव ज्यादा बड़ा दावा नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। वैसे देखा जाए तो 50% ध्रुव के लिए ठीक ठाक था, लेकिन उसका जवाब सुनकर हकीम तुरान और हकीम लोका के चेहरे कांपने लगे और उन्हें इस हाल में देखकर बाकी सभी के चेहरों का रंग भी बदलने लगा। सब जानते थे कि रैंक 2 की दवा बनाना बहुत मुश्किल था और इसलिए बहुत लोग इसमें नाकाम हो जाते थे। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद बहुत से हकीम भी खुद आगे आकर रैंक 2 की दवा बनाने की 50% गारंटी नहीं दे सकते थे। लेकिन तुरान और लोका के सामने खड़ा लड़का मुस्कुराते हुए ऐसा कह रहा था और उसके ऐसा कहते ही हॉल में बैठे रैंक 2 के हकीम मन ही मन ध्रुव की बातों को मजाक में लेने लगे थे। सच तो ये था कि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि ध्रुव रैंक 2 की गोली बनाने में कामयाब हो जाएगा। वो जानते थे कि ध्रुव अपनी खास रोशनी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वही ध्रुव के मुंह से 50% सुनने के बाद निया भी मन ही मन वो नंबर दोहराने लगी। फिर टेबल के सामने खड़े ध्रुव को देखते हुए उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, 50%? निया, इस लड़के को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं है? लेकिन इन बातों से दूर ध्रुव का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था। और जब उसने देखा कि हकीम तुरान और हकीम लोका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ध्रुव ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, तो क्या मैं ये टेस्ट दे सकता हूँ? मेरा मतलब अगर ये नामुमकिन है तो कोई बात नहीं। मैं ब्लैक रॉक सिटी में ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज ही टेस्ट दे दूं, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। ये कहकर ध्रुव वहां से जाने के लिए पलटने लगा, लेकिन ध्रुव को जाते देख हकीम तुरान ने उसे हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, रुको। तुरान अच्छी तरह जानते थे कि ब्लैक रॉक सिटी के हकीम एसोसिएशन के लिए ये एक सुनहरा मौका था बाकी एसोसिएशन से ऊपर होने का, और वो ये मौका इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ नहीं तो ध्रुव किसी और शहर में जाकर टेस्ट दे देगा, और अगर वो गलती से भी रैंक 2 पास कर गया तो तुरान को जिंदगी भर पछतावा होता रहता, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में एक बार ही आते थे। यही सोचते हुए तुरान ने फटाफट नौकरों को आदेश देते हुए कहा, जल्द से जल्द रैंक 2 के हकीम के टेस्ट की तैयारी की जाए। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही हकीम लोका की तरफ देखा तो वो ये देखकर खुश हुए कि हकीम लोका भी वही सोच रहे थे जो इस वक्त तुरान के दिमाग में चल रहा था। चेयरमैन के आदेश देते ही कुछ नौकर हड़बड़ाते हुए एक कमरे के अंदर जाने लगे, जिस कमरे के बाहर लिखा हुआ था रैंक 2 के हकीम टेस्ट की जगह। नौकरों को टेस्ट की तैयारी के लिए अंदर जाते देख हकीम तुरान ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें टेस्ट देने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन लड़के एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने हम दोनों हकीमों को चकमा देने की कोशिश की तो उसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हकीम तुरान को जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा टेस्ट पास करने की। वैसे मुझे एक चीज़ और जाननी थी, मैंने सुना था कि टेस्ट पास करने वालों को हकीम एसोसिएशन खास दर्जा देता है जिसके साथ काफ़ी सारे फायदे भी जुड़े होते हैं, क्या मैंने सही सुना है? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए हकीम तुरान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जब कोई हकीम खास दवा बनाता है तो उसे बहुत सारी खास जड़ी बूटियों और पौधों की ज़रूरत होती है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये खास जड़ी बूटियां और पौधे आसानी से नहीं मिलते और इन्हें हासिल करने के लिए हकीम को न जाने कहां कहां जाना पड़ जाता है। इसलिए एक बार जब कोई हमारे ओहान साम्राज्य के हकीम एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर कर लेता है तो वो बाकी एसोसिएशन से खास चीज़ें एक्सचेंज कर सकता है। इसे ऐसे समझो
कि अगर तुम्हें कोई खास तरह की दवा बनानी हो और तुम्हारे पास उसे बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ें तो हो, लेकिन कोई एक चीज़ लापता हो और वो चीज़ किसी और हकीम के पास हो, तो हमारा एसोसिएशन तुम्हें वो चीज़ दिलाने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी सामने वाला हकीम को ज़रूरत हो। और जितना ऊंचा तुम्हारा रैंक होगा, तुम्हारे फ़ायदे उतने ही ज़्यादा होंगे। इसलिए अगर तुम्हें बिना ज़्यादा मेहनत के किसी खास सामान की ज़रूरत पड़े, तो तुम्हें मेहनत करके अपना रैंक बढ़ाना होगा, जिससे तुम्हें वो सामान आसानी से मिल पाएगा। तुरान के मुंह से एसोसिएशन के फायदे सुनने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव मन ही मन जानता था कि एसोसिएशन का नेटवर्क बहुत बड़ा था और कोई खास सामान हासिल करने के लिए ध्रुव को अपना वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल ध्रुव को वैसे ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, और इसका मतलब जैसे ही ध्रुव रैंक 2 का टेस्ट भी पास कर लेगा, तो वो ज़रूर तुरान से मदद मांग सकेगा वो सामान हासिल करने में। तभी हकीम तुरान की नज़र उस कमरे पर पड़ी जहाँ से नौकर टेस्ट की तैयारी पूरी करके बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर तुरान ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, रैंक 2 के हकीम के टेस्ट की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब वक्त है टेस्ट देने का। ध्रुव, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलता हूँ। अब बारी है ध्रुव के रैंक 2 के टेस्ट की, लेकिन क्या ध्रुव उस टेस्ट में भी पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 132 ये लड़का एक दक्ष कैसे हो सकता है? हकीम तुरान के कहने पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए सीधे उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया और वो दोनों एक छोटे से कमरे के अंदर चले गए। हकीम लोका भी दोनों के ठीक पीछे चल रहे थे। वही तुरान और ध्रुव के कमरे के अंदर घुसने के बाद हकीम लोका ने पलटकर हॉल में बैठे सभी लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, रैंक 2 के हकीम का टेस्ट रैंक 1 के हकीम के टेस्ट से थोड़ा अलग होता है, और रैंक 2 का टेस्ट देखने के लिए आप सभी कमरे के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए बाहर ही इंतज़ार कीजिए और नतीजा बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। तभी अपने गुरु की बात सुनकर ज़ेया ने किसी बिगड़ी हुई लड़की जैसे झट से हकीम लोका का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, मास्टर प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दीजिए ना, मैं देखना चाहती हूँ उसका टेस्ट। इस पर हकीम लोका ने अपना सिर हिलाते हुए सबसे पहले तो अपना हाथ ज़ेया की पकड़ से छुड़वाया और फिर उसे समझाते हुए कहा, यही हकीम एसोसिएशन का नियम है ज़ेया, इस मामले में भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी मानो तो तुम बाहर ही इंतज़ार करो। ये कहकर हकीम लोका तेजी से कमरे के अंदर चले गए और उन्होंने धड़ से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने मुंह पर दरवाज़ा बंद होते देख ज़ेया को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और उसने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इतनी क्या बड़ी चीज़ है ये रैंक 2 का टेस्ट? अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इसे देखूं, तो मैं नहीं देखूंगी, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करना बहुत गलत बात है मास्टर लोका। इतना कहकर वो गुस्से में तुरंत पलटकर थोड़ी दूर खड़ी निया को देखने लगी और फिर सीधे चलकर उसके पास पहुंची। फिर जैसे ही ज़ेया निया के पास पहुंची तो उसने फुसफुसाते हुए निया से सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का टेस्ट में पास हो पाएगा? इस पर निया ने ज़ेया को देखते हुए जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा? वैसे उस लड़के ने कुछ देर पहले कहा था वो 50% शो है कि वो टेस्ट पास कर जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। निया की बात सुनकर ज़ेया ने अपना सिर हिलाते हुए पास ही रखी पत्थर की टेबल पर बैठना सही समझा। उसकी पर्पल ड्रेस से झांकते हुए उसके लंबे पैर आसपास खड़े मर्दों को बार बार अपनी ओर देखने पर मजबूर कर रहे थे। तभी ज़ेया ने एक बार फिर निया की तरफ देखकर उससे सवाल किया, वैसे सच कहूँ तो मुझे लगा था कि हमारा सिर्फ 2 सालों में रैंक 1 का हकीम बनना अच्छा नतीजा था, लेकिन बदकिस्मती से ये लड़का यहाँ टपक पड़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये उम्र में हमसे छोटा होने के बावजूद रैंक 2 का टेस्ट देने के काबिल कैसे हो गया। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, और ज़रा सोचो हमारा ये हाल हो रहा है तो न जाने बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा। ये सुनकर निया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने बाकियों की तरफ एक नज़र देखकर ज़ेया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, बाकियों के तो तोते ही उड़ गए हैं। इस पर ज़ेया ने निया को देखकर उससे आगे कहा, याद है तुमने मुझसे कहा था कि ब्लैक रॉक सिटी के यूथ में से ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें टक्कर दे पाए। अब देखो, इस लड़के को देखकर मुझे तुम्हारी बात याद आ गई। लेकिन इसके पहले कि ज़ेया अपनी बात पूरी कर पाती, निया ने उसे बीच में टोकते हुए उससे कहा, माफ़ करना लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़का ब्लैक रॉक सिटी का है। ये सुनकर ज़ेया मुस्कुराने लगी
और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ निया को जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम सही थी। लेकिन अगर तुम्हारे पास उस लड़के जैसी ताकत होती तो तुम किसी और ही लेवल पर होती। वैसे मैं ये बात मानती हूँ कि तुम्हारे मास्टर ब्लैक रॉक सिटी के सबसे अच्छे गुरुओं में से एक है, लेकिन जरा सोचकर देखो जिस हकीम ने इस लड़के को ट्रेन किया है वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। इस पर निया ने ज़ेया की बात खत्म करते हुए उससे कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये जानने में कि इस लड़के के गुरु कितने ताकतवर होंगे। और अगर तुम्हें वो हकीम इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम खुद उनसे ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? क्योंकि जितना मुझे पता है हकीम लोका और मेरे गुरु तुरान लगभग एक जैसे ही हैं। वैसे तुम्हारे पिता तो ब्लैक रॉक सिटी के इतने बड़े ओहदे पर हैं ना, तो फिर तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहती हो? लेकिन निया की बात सुनकर ज़ेया को हल्का गुस्सा आ गया और उसने अपनी आवाज़ में गुरूर के साथ उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पिता क्या हैं, और वैसे मुझे कहीं नहीं जाना है, बल्कि लोग मुझसे मिलने न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। मेरे पास हर किसी के लिए टाइम नहीं होता है। ज़ेया की बात सुनकर निया ने अपनी नज़रें उससे अलग करते हुए उस कमरे के दरवाजे को देखा जिसके अंदर ध्रुव का रैंक 2 के हकीम का टेस्ट चल रहा था। तभी अचानक निया को कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा लगभग खुलने वाला था। ये देखकर निया ने फुसफुसाते हुए कहा, वो लोग बाहर आने वाले हैं। लेकिन निया की फुसफुसाहट सुनकर ज़ेया पूरी तरह से हैरान हो गई और उसने चौंकते हुए निया से पूछा, क्या टेस्ट इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? इतना कहकर ज़ेया ने भी तुरंत उस कमरे के दरवाजे पर अपनी नज़रें गड़ा दी और तभी दरवाजे में से एक आवाज़ निकली और वो दरवाज़ा अंदर से खोल दिया गया। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले हकीम तुरान और हकीम लोका कमरे के बाहर आए और वो एक दूसरे को देखकर अपना सिर हिलाने लगे। वही दोनों बुजुर्ग हकीमों की इस हरकत को देखकर ज़ेया और निया के मन में अचानक एक सवाल पैदा हुआ, क्या वो लड़का रैंक 2 के टेस्ट में फेल हो गया? लेकिन तभी दोनों ने देखा कि हकीम तुरान का चेहरा अचानक बदलने लगा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, ये लड़का सचमुच बेमिसाल है। हमने बहुत कोशिश की कि इससे ज़्यादा इम्प्रेस न हो, लेकिन इस लड़के ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इतना कहकर हकीम तुरान ने पलटकर हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, लगता है हमारी ब्लैक रॉक सिटी हकीम एसोसिएशन को अपने इतिहास का सबसे जवान रैंक 2 का हकीम मिल गया है। उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग हैरान हो गए और समझ गए कि ध्रुव ने आखिर रैंक 2 का टेस्ट पास कर ही लिया था। और इसी बात से हॉल में मौजूद सभी हकीम आपस में ध्रुव की बात करने लगे, बाप रे बाप, ये लड़का तो बहुत खतरनाक मालूम होता है। इस पर किसी और ने कहा, बताते तो ज़रा, उम्र सिर्फ 19 साल और रैंक 2 का हकीम, मेरे ख्याल में ये ब्लैक रॉक सिटी का तो क्या पूरे वुहान साम्राज्य का सबसे जवान रैंक 2 का हकीम होगा। वही हॉल में बैठे हकीमों की बातें सुनकर ज़ेया ने भी हैरान होते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इस लड़के ने आखिर कैसे रैंक 2 का टेस्ट पास कर लिया? ये तो सिर्फ 19 साल का है। एक मिनट, इसने इतनी जल्दी टेस्ट पास कर लिया, इसका मतलब क्या ये 19 साल का लड़का एक दक्ष है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही उसके बगल में खड़ी निया भी अपना सिर हिलाते हुए सोच में पड़ी रही और ध्रुव की ताकत का अंदाजा लगाते हुए दोनों लड़कियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जिसे देखकर हकीम तुरान और हकीम लोका ने अपनी नज़रें हॉल में बैठे बाकी लोगों की तरफ की और उन्होंने देखा कि हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों का वही हाल था जो इस वक्त निया और ज़ेया का हो रखा था। फिर सभी को देखने के बाद दोनों हकीमों ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। इस मुस्कुराहट की वजह ये थी, दोनों ने उस बंद कमरे में ध्रुव को रैंक 2 की दवा बनाते देखा था और उसे देखकर दोनों बुजुर्ग हकीम हैरान तो थे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वैसे देखा जाए तो ये ध्रुव का दूसरा ही टेस्ट था और जो रैंक 2 की गोली का नुस्खा उसे मिला था, उसे इस्तेमाल कर दवा बनाने के लिए ध्रुव ने जिस तरह अपनी तिलिस्मी रोशनी का इस्तेमाल किया, वो किसी भी सच्चे रैंक 2 के हकीम से कम नहीं था। और तो और जब वो दवा बना रहा था तब कढ़ाई में जलती आग को बढ़ने घटाने के अलावा ध्रुव ने दवा की बाकी सभी चीज़ें जैसे उसका शेप, उसका साइज और उसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की तादाद का भी खास ध्यान रखा था। देखा जाए तो अगर कोई तजुर्बेदार हकीम इस तरह से दवा बनाता तो हकीम तुरान और हकीम लोका इतने ज़्यादा हैरान नहीं होते। लेकिन जिस हकीम ने कुछ पल पहले उनके सामने रैंक 2 की दवा बनाई थी, वो महज 19 साल का एक लड़का था। दोनों हकीम इस वक्त ये सोचने लगे कि जब वो दोनों ध्रुव की उम्र के थे तब वो इस बात का पता लगा रहे थे कि कौन सी जड़ी बूटी क्या काम करती थी। यही सोचते हुए तुरान की हंसी छूट गई और उन्होंने हंसते हुए कहा,
ये लकड़ा तो सच में सभी हकीमों को खुद को कमज़ोर समझने पर मजबूर कर दे। लोका, मैं अगर सच कहूँ तो इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अब मुझे और भी ज़्यादा इच्छा हो रही है ये जानने की कि आखिर वो कौन हकीम है जो इस ताकतवर और होनहार लड़के को ट्रेन कर रहा है। इस पर लोका ने तुरान को जवाब देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा तुरान। इस लड़के की काबिलियत देखकर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ये लड़का हीरा है, हीरा। लेकिन एक हीरे को उसके असली रूप में लाने के लिए उसे सही तरह से काटना और तराशना पड़ता है, और ये काम एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। इसका मतलब इस लड़के के गुरु भी अपने आप में बहुत पहुंची हुई चीज़ होंगे। और बुरा मत मानना, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर भी इस लड़के को ट्रेन करते न, तो शायद वो आज इतना काबिल नहीं हो पाता। इसका मुझे गम तो है, लेकिन सच तो यही है। ये सुनकर हकीम तुरान को कुछ और याद आया और उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए लोका से कहा, लेकिन इस लड़के की वो पर्पल आग, वो ज़रूर दिव्य रोशनी तो नहीं है, लेकिन वो एक मामूली रोशनी से ज़्यादा ताकतवर है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर वो है क्या चीज़। इस पर हकीम लोका ने हकीम तुरान की शक्ल पर परेशानी आते देख मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अरे फिक्र मत करो तुरान, क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये दिव्य रोशनी नहीं हुई तो। तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये मार्कस है, और मार्कस में कुछ भी हो सकता है। बल्कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज तक बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, और मैं तुम्हारी बात से ज़रूर इत्तेफाक रखता हूँ कि ये आम रोशनी से तो ज़्यादा ताकतवर है। हकीम लोका की इस बात को सुनकर हकीम तुरान ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर कमरे की तरफ पलटकर ध्रुव को आवाज़ देते हुए उससे कहा, लड़के, जब तुम सारा सामान समेट लो तो कमरे के बाहर आ सकते हो। और फिर तुरान की आवाज़ के तुरंत बाद कमरे के अंदर से ध्रुव चलकर बाहर आया। हॉल में आते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़ों को झाड़कर साफ किया और फिर वो हॉल में बैठे सभी लोगों को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं ध्रुव को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर हॉल में बैठे बाकी हकीमों ने भी उसे बदले में एक मुस्कुराहट दी। वैसे देखा जाए तो हॉल में मौजूद सारे हकीमों में थोड़ा गुरूर तो था, और आखिर क्यों न हो, वो सभी हकीम ब्लैक रॉक सिटी के सबसे इज्जतदार लोगों में आते थे, और आमतौर पर जो भी उन्हें देखता था तो अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते करता। लेकिन आज ध्रुव की काबिलियत को देखकर वो सभी इज्जतदार हकीम अंदर ही अंदर थोड़ा घबराने लगे थे, क्योंकि इस बात का सभी को अंदाजा लग गया था कि आगे जाकर ध्रुव एक न एक दिन जरूर हकीम तुरान और हकीम लोका से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वही ध्रुव को कमरे के बाहर देखकर तुरान ने अपना हाथ हिलाकर एक नौकर को अपने पास बुलाया। चेयरमैन का इशारा देखते ही एक नौकर तुरंत हॉल से बाहर भागा और हड़बड़ाते हुए वो तुरान के पास हाथ में एक हरे रंग की थाली लेकर आया। उस थाली में एक काले रंग का कपड़ा रखा हुआ था जो बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। उसे देखकर हकीम तुरान ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ये है एक खास पहनावा जिसे हम जादुई कोट कहते हैं। ये तोहफा एक बहुत ही खास रैंक 2 के हकीम के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये कोट सिर्फ रैंक 2 के हकीमों को ही मिलता है, और इसे बनाने के पहले इसके रेशे रेशे को एक खास तरह के मेडिसिन वाटर में डुबोया जाता है जिसे खास हकीम एसोसिएशन ने बनाया है। इसलिए तुम अपना सिर गर्व से उठाकर इसे पहनना, क्योंकि इसे पहनते ही जैसे ही इसके धागों पर हवा आने लगेगी तो इसमें से एक खास खुशबू निकलेगी जिससे तुम हर वक्त खुद को चुस्त महसूस करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे पहनने के बाद तुम्हारी स्किन और ज़्यादा मुलायम हो जाएगी जिससे तुम और बेहतर तरीके से अपनी रोशनी को काबू कर सकोगे। इतना कहकर हकीम तुरान ने नौकर के हाथ से वो थाली अपने हाथ में लेते हुए ध्रुव को उस कोट की खासियत के बारे में आगे बताया। कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें समझ आएगा कि दवा की वजह से इस कोट पर जहर भी असर नहीं करते, मेरा मतलब है ज़्यादातर जहर। और क्योंकि इसे हमारे हकीम एसोसिएशन ने बनाया है, इसलिए इस कोट का डिफेंस किसी कवच से भी ज़्यादा ताकतवर है। और सच कहूँ तो अगर ये इतना महंगा नहीं बनता तो शायद साम्राज्य के राजा इसे हमसे छीनकर अपने सिपाहियों को पहना देते। ध्रुव इस वक्त हकीम तुरान की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और वो जिस कपड़े के बारे में ध्रुव को बता रहे थे उसे देखते हुए ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। सच तो ये था कि ध्रुव ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये शानदार दिखने वाला कोट इतना ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। तभी उस कोट को अपने हाथों में लेकर देखते हुए ध्रुव ने तुरान से कहा, अब मेरी समझ आया कि इतने सारे हकीम एसोसिएशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसका जवाब है ऐसी लाजवाब खातिरदारी। ये कहकर ध्रुव उस कोट को ध्यान से देखने लगा, और तभी उसकी नज़र सीने के पास लगे बैच पर पड़ी जिस पर एक बहुत पुरानी दिखने वाली कढ़ाई बनी हुई थी, और उसके साथ ही उसमें 2 सितारे बने हुए थे। उस मखमल जैसे कपड़े को छूते हुए
ध्रुव को उसका मुलायम एहसास बहुत अच्छा लग रहा था और वो बस आंखें फाड़ फाड़ कर उस काले कोट को देखे जा रहा था जिसे उसने बहुत मेहनत से कमाया था। क्या ध्रुव को हकीम एसोसिएशन वो चीज़ दिला पाएगा जिसकी उसे तलाश है?